1 घंटे से चल रही मीटिंग को सामंत गोयल ने अब डिसमिस कर दिया था, जिसके साथ ही सभी एजेंट कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी, क्योंकि आज उनके सामने कई राज बाहर निकल कर आए थे जिससे वो आज तक अनजान थी। उनके बीच में ही मौजूद एजेंट समीर अग्निहोत्री, जो बाहर निकलते ही किसी को कॉल करते हुए थोड़ा झुझलाया हुआ था, बार बार हमने हाथ में पकड़े फ़ोन पर अपनी उंगलियां घुमाता और उसे कान तक ले जाकर वापस से झुझला उठता। तभी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए सामंत गोयल बोले, क्या हुआ समीर? हमारे रॉ के सबसे काबिल ऑफिसर के चेहरे पर झुझलाहट। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? अभी सामंत गोयल ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नज़र समीर की फ़ोन स्क्रीन पर गई, जिस पर काव्या कोहली की पिक्चर लगी हुई थी। साथ ही डायल नंबर में भी काव्या कोहली का ही नंबर था, जिसे देख सामंत गोयल समीर के जवाब का इंतजार किए बिना ही खुद ही बोल पड़े, गर्लफ्रेंड, आजकल सीक्रेट एजेंट भी पब्लिक फिगर को डेट करने लगे हैं। आई लाइक इट। नो सर, इट्स नॉट लाइक डैट इट आल, सी इज जस्ट अ फ्रेंड, समीर ने कहा। ओके, अगर सिर्फ दोस्त है तो उसके कॉल ना रिसीव करने पर इतनी झुझलाहट क्यों? तंज कसते हुए सामंत गोयल ने कहा, एक्चुअली सर, कल से काव्या का फ़ोन कंटिन्यू ऑफ आ रहा है, बस इसी बात पर थोड़ी टेंशन है। एनीवे सर, हम उस मानव सिट्ठी को अरेस्ट करने कब निकल रहे हैं? बस साहिल के इस इशारे का इंतज़ार है। तब तक हम अपनी पूरी फोर्स तैयार करेंगे, क्योंकि इस बार मैं कोई गलती नहीं चाहता। यस सर, इस बार ऐसा ही होगा, समीर ने कहा। सिट्ठी बिला के किचन में इस वक्त खाना कम बातें ज़्यादा पक रही थी, जहां सबके जुआ पर पिछली रात की बातें थी। कल रात पहली बार ग्रेट मास्टर के साथ एक लड़की आई थी। मैंने सुना कि पूरी रात दोनों एक ही कमरे में बिताए थे। इतने सालों में कल पहली बार इस बिला में लड़की, ग्रेट मास्टर भी आखिर एक मर्द ही हैं। कब तक अकेले रहते? उनकी भी कुछ ज़रूरतें हैं, लेकिन वो लड़की भी कम ढीठ नहीं थी। उसे देखने के बहाने ग्रेट मास्टर के कमरे में साहिबा गई थी, लेकिन वहाँ वो महारानी अभी तक ठाठ से सो रही थी, जैसे खुद को यहाँ की मालकिन समझती हो। किचन में काम कर रही नौकरानियों के हाथ से ज़्यादा उनकी जुबान चल रही थी। तभी एक अकड़ आवाज़ उनके कानों में गूंजी, सिट्ठी बिला में जुबान से ज़्यादा हाथ चलाने की इजाज़त है। जिसकी जुबान जितनी तेज़ चलेगी उतनी ही जल्दी काट भी दी जाएगी। सामने एक 45 वर्ष की महिला खुद के चेहरे को एक नकाब के पीछे छुपाए खड़ी थी, जिसे देखती ही वहाँ सभी नौकरानियों की नजरें नीचे झुक गई थी। तभी उसके बीच से ही एक अधेड़ उम्र की औरत बाहर आते हुए बोली, बड़ी मैडम, आप यहाँ? कोई काम था तो हमें बुला लेती, आपने आने की तकलीफ़ क्यों की? लेकिन वह नकाब में कैद औरत सामने खड़ी दूसरी औरत से बोली, साहिबा, मैंने सुना कि पिछली रात मानव सिट्ठी कोठी में कोई लड़की लेकर आया है। जी मैडम, साहिबा ने अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए कहा, मैंने ये भी सुना है कि मानव ने उसे अपनी पत्नी का दर्जा दिया है। मैडम, ये हकीकत है या अफवाह, इसके बारे में हमें अभी तक नहीं बताया गया है। यहाँ तक कि उस कमरे में जाने के बाद भी मैं उसका चेहरा देख नहीं पाई, साहिबा ने कहा। जिसे सुन उस औरत ने साहिबा के सामने एक छोटी सी शीशी बढ़ाते हुए बोली, चाहे वो कोई भी हो, मानो सिट्ठी ने उसे अपनी रानी का दर्जा दिया हो या पटरानी का, लेकिन उसे बच्चा नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में मानो सिट्ठी का वारिस नहीं आना चाहिए, ये बात ध्यान रहे। जी मैडम, साहिबा ने अपनी नज़रों को झुकाते हुए उस शीशी को पकड़ लिया। सिट्ठी बिला के ही एक बड़े से रूम में सेंटर में किंग साइज का बेड, ग्रे एंड वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में दीवारों का रंग, जिन पर टंगे महंगे पेंटिंग्स उस रूम को लग्जेरियस बना रहा था। साथ ही उस रूम की काया और ज़्यादा निखर कर तब आई जब रूम में ही अटैच्ड बाथरूम से मानव सिट्ठी सिर्फ एक सफ़ेद तौलिए को अपने कमर में बांधे अंदर दाखिल हुआ। गीले बालों से टपकते पानी की बूंदें जो उसके गालों से होते हुए उसके सीने से नीचे लुढ़क रहे थे। मुस्कुलर फिट बॉडी, काली बाँ, गहरी आँख, जो ना जाने कितने रात छुपाए बैठी थी, लेकिन मानो सिट्ठी को जैसे अपनी इस स्मार्टनेस की कोई खबर ही ना हो।
शीशे के सामने खुद के बालों को बेरुखी से संवारते हुए अपने कपड़े पहनने लगा। तभी अचानक से उससे कुछ सोचते हुए उसने बेड पर रखे रिमोट को उठाया और सामने दीवार पर लगे डिस्प्ले को ऑन कर दिया, जिसके ऑन होते ही दूसरे रूम में बेड पर पड़ी काव्या नजर आने लगी थी, जिसके चेहरे पर इस वक्त दर्द था, आंखों के कोरों पर आंसुओं का ठहराव जो कभी भी नीचे लुढ़क सकते थे, जिसे अभी मानो देख ही रहा था कि तभी उसके रूम की डोर को किसी ने नॉक किया, जिससे सुन मानो उस डिस्प्ले को ऑफ करते हुए अपने रूम का डोर ओपन किया। सामने वही 6 फीट लंबा आदमी खड़ा था, जिसने थोड़ी देर पहले भागते ही काव्या को वापस रूम में लेकर आया था, यानी कि मानो सिट्टी का पर्सनल बॉडीगार्ड जेम्स, जो शकल से मानो सिट्टी का बॉडीगार्ड कम अमेजन के जंगल में पाए जाने वाला किसी दरिंदे वन मानुस की तरह था, जिसकी पर्सनैलिटी के आगे खुद 6 फीट लंबा मानो सिट्टी भी उसके सीने तक ही आ पाता था, जिसे अपने डोर के सामने देख मानो की भौहें ऊपर तन चुकी थी। तभी अपनी भारी आवाज़ में जेम्स ने कहा, ग्रेट मास्टर, बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स का कहना है कि थोड़ी देर पहले कोठी के अंदर बड़ी मैडम आई थी। जेम्स के मुंह से ये सुनते ही मानो को तनी हुई भौहें अब उतर चुकी थी। तभी वह कुछ सोचते हुए बोला, कोठी में किससे मिलने आई थी? लेकिन इस सवाल पर जेम्स की नजरें नीची थी, जिसे देख मानो ने सख्त लहजे में कहा, मैं देख लूँगा। जिसे सुनते ही जेम्स वहाँ से चला गया। बड़ी मैडम यानी कि रेशमा ठाकरे, यशवर्धन ठाकरे की बड़ी बहू, जिसके पति यानी कि यशवर्धन ठाकरे के बड़े बेटे को उनकी आंखों के सामने ही मानो सिट्टी ने काफ़ी बेरहमी से मारा था, क्योंकि उस वक्त मानो सिट्टी के हाथ उनके पति का अपने ही गैंग वालों के साथ गद्दारी करने का सबूत मिला था। शायद इस वजह से बड़ी मैडम यानी कि रेशमा ठाकरे के दिल में पनपती नफरत, जो ना ही चाहती कि मानो का भी कोई अंश इस दुनिया में आए, वहीं इस समय अचानक से उनका सिट्टी विला में आना मानो को खटक रहा था। लेकिन अभी भी वह शांत था। तभी उसकी नजरें अपने सामने वाले रूम के डोर पर गई, जहां बिला की ही एक नौकरानी अपने हाथ में एक नाश्ते की प्लेट को पकड़े उस रूम के अंदर जाने को तैयार कर रही थी, जिसे देख मानो अपने लंबे कदमों को आगे बढ़ाते हुए कड़क आवाज़ में बोला, रुको ग्रेट मास्टर, वो साहिबा ने नाश्ता भेजा है, अंदर अंदर वो लड़की। मानो की आवाज़ सुनते ही वह औरत डर से कांपती हुई बस इतना ही कह पाई कि तभी उसके हाथ से नाश्ते से भरी प्लेट को लेते हुए मानो बोला, जाओ यहाँ से। उस औरत ने बस अपने सर को हल्का झुकाया और वहाँ से तुरंत नीचे उतर आई। तभी मानो ने एक नज़र प्लेट के ऊपर डाला और दूसरे ही पल सामने रूम की तरफ, जिसके अंदर काव्या कैद थी। दूसरी तरफ मानो को अंदर आते देख काव्या तुरंत बेड से उतर हुई बैठ गई। तभी उसके सामने मानो भी खाने की प्लेट रखते हुए कहता है। उससे पहले ही गुस्से से चिल्लाती हुई काव्या बोली, मुझे नहीं खाना, मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे यहाँ का एक निवाला नहीं खाऊंगी। मुझे बस घर जाना है। घर? किसके घर जाना है बीबी? शायद तुम भूल रही हो, कल हमारी शादी हुई है और आज से यही तुम्हारा घर है। आज से यही। मानो सिट्टी इसके आगे कुछ कहता, उससे पहले ही उसके पॉकेट में रखा फ़ोन बज उठा। फ़ोन की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देख मानो थोड़ा झुझलाते हुए अपना फ़ोन उठाया, लेकिन फ़ोन की दूसरी तरफ मौजूद शख्स की बातों को सुनते ही उसका चेहरा अचानक से उस काले बादल की तरह बदलने लगा था, जो किसी मूसलाधार बारिश के होने का संकेत देता है। तो वहीं उसके चेहरे को गुस्से से काला पड़ता देख काव्या भी अब खुद में सिमटने लगी थी। तभी मानो भी गुस्से से खिंचते हुए बोला, मानो सिट्टी की अदालत में सिर्फ मौत मिलती है। उसे इस बात का अंदाज़ा पहले से ही होना चाहिए था। कहते हुए अपना फ़ोन रूम में ही एक तरफ पटक दिया, जो टुकड़ों में होकर बिखर गया था। तो वहीं काव्या भी उसके गुस्से को देख अंदर तक कांप उठी थी। साथ ही अब मानो के गुस्से में खा जाने वाली नज़रों को खुद को तरफ देख काव्या अपने पूरे शरीर को एक गठरी में गूंथते हुए बोली, मैं एक मॉडल हूँ, मैं ये पराठे नहीं खा सकती।
जहाँ अभी काव्या ने इतना ही कहा था कि तभी मानो अपने पैर को उठाते हुए बेड पर उसके बगल में रख दिया, साथ ही अपने एक हाथ से उसके दोनों गालों को दबाते हुए दूसरे हाथ में पकड़ पराठे को उसके मुंह में ठूंसते हुए बोला, यहाँ मेरी मर्जी चलती है, मानो सिट्ठी की मर्जी। यहाँ हवाएं भी अपना रुख बदलने से पहले मेरी इजाज़त लेती हैं। आगे से ध्यान रहे, तुम कोई मॉडल नहीं, सिर्फ और सिर्फ मानो सिट्ठी की बीवी हो, और मैं कोई बात दोबारा नहीं कहता। मानो के इस तरह खिंचते साथ ही उसके बर्ताव को देख काव्या की आंखें छलक पड़ी थी, लेकिन मानो उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगा। तभी काव्या के मुंह में ठूंसा हुआ पराठा भी अब नीचे गिर पड़ा था, साथ ही अपने छलकते आंसुओं को साफ करते हुए बोली, आखिर मेरी गलती क्या है? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं थी, फिर मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? लेकिन मानो उसके सवालों का जवाब दिए ही वहाँ से बाहर निकल गया। एक अंधेरी जगह जिसमें एक तरफ पट्टे में बंधा वाइटी, जिसकी गरज से वह पूरा जगह कांप रहा था। तभी वहाँ कुछ कदमों की आहट सुनाई दी, जिसे सुनते ही वाइटी अपनी जगह पर शांत बैठ गया, जिसका मतलब साफ था कि उन कदमों की आहट में मानो सिट्ठी भी शामिल है, जिसे बिना देखे ही वाइटी पहचान चुका था। तभी उस अंधेरी जगह में चारों तरफ रोशनी फैल गई, जिसके फैलते ही उस जगह के कोने कोने का अंधेरा गायब हो चुका था। जहाँ बीच में बैठे एक सोफे पर मानो सिट्ठी को देख वाइटी अभी अपनी पूंछ हिला ही रहा था कि तभी उसे कुछ और कदमों की आहट सुनाई दी। मानो सिट्ठी का बॉडीगार्ड जेम्स अपनी कमर में दबाए एक अधमरे इंसान को लाते हुए मानो सिट्ठी के कदमों के पास पटक दिया, जिसकी अभी सांसें चल रही थी, लेकिन उसके चेहरे व फटे कपड़ों से बहते खून को देखकर लग रहा था कि जैसे उसे काफ़ी बुरी तरह से मारा गया हो। तभी मानो भी उसके सिर पर अपने पैर रखते हुए बोला, साहिल गोयल, 2 साल तक कुत्ते की तरह मेरी वफादारी करने वाला, आज इसकी ये हालत। रो का पुराना नौकर सामंत गोयल का इकलौता वारिस, जब उसे ये पता चलेगा कि उसके बेटे के साथ साथ उसके सीक्रेट मिशन की भी चिता जल चुकी है, उस वक्त क्या गुजरेगी उस बुढ़े पर। इस वक्त मानो सिट्ठी की आंखें गुस्से में लाल नजर आ रही थी, चेहरा कांप रहा था। जहां इस वक्त उसका बॉडीगार्ड जेम्स गुस्से में लंबी लंबी सांसें भर रहा था, साथ ही वो जगह भी मानो के आदमियों से भरी हुई थी, जो ज़मीन पर औंधे मुँह पड़े साहिल गोयल को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे। तभी एक आदमी जिसने वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट व कोट पहने हुए मानो के सामने अपनी गर्दन झुकाए खड़ा हो गया। स्ट्यू, रोके इस वफादार कुत्ते के यहाँ से वो चिप मिली या नहीं? स्ट्यू, मानो का पर्सनल असिस्टेंट, जिसकी उम्र लगभग 35 या 40 के आसपास होगी, अपनी गर्दन नीचे झुकाए ही बोला, ग्रेट मास्टर, मैंने इसके पूरे जगह को छान मारा है, लेकिन उस चिप के साथ साथ आपके खिलाफ इकट्ठा किए गए कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा, जिस वजह से मैंने इसके पूरे जगह को जला दिया है। मानो की असिस्टेंट स्ट्यू ने अभी इतना ही कहा था कि तभी ज़मीन पर औंधे मुंह पड़ा साहिल गोयल ठहाके लगाते हुए बोला, इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी अपनी बर्बादी के सबूत को नहीं ढूंढ पाओगी। जितना जोर लगाना है लगा लो मानो सिट्ठी, तुम चाहो तो मुझे भी मार दो, लेकिन अपनी बर्बादी के खिलाफ बुने जाल से अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अभी साहिल गोयल ने इतना कहा ही था कि तभी मानो अपनी फुल लोडेड गन की सारी गोलियों को साहिल गोयल के सिर पर उतार दी। जहां साहिल गोयल के शरीर ने पलक झपकते ही हरकतें करना बंद कर दिया था, जिसे देख स्टीव थोड़ा हैरान हुआ। ग्रेट मास्टर, ये आपने क्या किया? अभी तो इसने बताया भी नहीं था कि आपने खिलाफ जो सारे सबूत इसने कहाँ इकट्ठा करके रखा है, वही वो सबूत उस सामंत गोयल के पास तो नहीं। अभी उस सामंत गोयल के पास कोई सबूत नहीं पहुंचा है। इनफैक्ट अभी वो अपने बेटे के मैसेज का वेट कर रहा है कि कब उसका ये काबिल बेटा उसे कोई इशारा दे और वो यहाँ अपनी बारात लेकर आ धमके। स्टीव की बातों को बीच में काटते हुए रणविजय सिट्ठी बोला, जो अभी तुरंत ही उस जगह पर एंटर किया था। साथ ही वह मानो की तरफ देखते हुए आगे बोला,
एक बुरी खबर है, सामंत गोयल और उसके इस सीक्रेट मिशन की खबर काबुली गैंग वालों को भी लग गई है। साथ ही तुम्हारी गिरफ्तारी और हमारे गैंग का हमेशा के लिए सफाया की अफवाह को सुन आज रात उनका करोड़ों का सोना पश्चिमी तट पर आ रहा है। मानो अगर ऐसा होता है तो समझ लो हमारी हुकूमत का 1/4 हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उस माल को हथियाने में कामयाब हो गए तो हम थाईलैंड में बैठे उस शेख की अरबों से सौदा कर सकते हैं। ब्रदर, आपको लगता है कि मेरे रहते ऐसा हो पाएगा? जो इलाका मेरा है उस पर ना कोई कानून अपना हक जमा सकती है और ना ही कोई आवली गावली गैंग वाले। आप बस कल सुबह तक का इंतज़ार कीजिए। इतना कहते हुए मानो सेठी साहिल गोयल के सिर को अपने पैरों से हटाते हुए आगे बढ़ा और अपने असिस्टेंट स्टीव के पास जाते हुए बोला, उस रो के वफादार कुत्ते के पास मेरा ये स्पेशल तोहफा पहुंचा देना। आखिर वह भी एजेंट से पहले एक बाप है और एक बाप का पूरा हक होता है कि अपने बेटे का अंतिम संस्कार अपने हाथों से करे। ओके, अपनी गर्दन को हल्का झुकाते हुए स्टीव ने कहा। तभी मानो अपने पीछे खड़ी रणविजय की तरफ देखते हुए बोला, ब्रदर, आज रात मेरी बीवी की मुँह दिखाई है। छोटे के साथ रात के डिनर पर इनवाइटेड हो, लेकिन थोड़ा जल्दी आना क्योंकि मेरी बीवी एक मॉडल है और मॉडल के नखरे बहुत रहते हैं। अपनी बातों को पूरा करते ही मानो खुद एक ठहाके लगाकर हंस पड़ा। जहाँ रणविजय उसकी बात पर बस मुस्कुरा दिया था, लेकिन वहाँ मौजूद बाकी शांत थे, जैसे अगर वो मानो की बातों पर हंस देंगे तो साहिल गोयल के बाद अगला नंबर उनका ही होगा। तभी मानो अपनी हंसी रोकते हुए अपने असिस्टेंट से बोला, स्टीव, तुम भी आ जाना, डिनर में इवन क्लास की बिरयानी बन रही है। कहते हुए मानो ने अपनी गन संभाली और वहाँ से आगे बढ़ गया। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, टाइम 4 PM इवनिंग। अपने कैबिन में बैठे सामंत गोयल इस वक्त थोड़े घबराए हुए नजर आ रहे थे। बार बार नजरें कलाई पर बंधी घड़ी पर जा रही थी। बीच बीच में वो अपना फ़ोन भी चेक कर रहे थे, क्योंकि आज उनका बेटा, जो 2 साल पहले एक सीक्रेट मिशन को अंजाम देने के लिए मानो सेठी की गैंग में शामिल हुआ था, आज उसके उस मिशन को पूरा होने का वक्त आ चुका था। आज सामंत गोयल मानो सेठी व उनके गैंग का हमेशा के लिए अस्तित्व मिटाने में कोई चूक नहीं करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने सुबह ही सारी की सारी तैयारियां कर ली थी। बस साहिल गोयल के एक इशारे की देर थी, जिसे मिलती ही वह मानो सेठी का नामो निशान मिटा देंगी। जहां अभी वो एक बार फिर से अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देख रहे थे कि तभी वहाँ उनके कैबिन की डोर को जल्दबाजी में खोलते हुए समीर अग्निहोत्री अंदर आया, जिसकी सांसें इस वक्त इतनी तेज थीं कि उसे देखते ही सामंत गोयल हंसते हुए बोले, क्या बात है समीर, लिफ्ट खराब हो गई या अपनी फिटनेस मेंटेन रखने के लिए तुम सीढ़ियों से दौड़ते हुए आ रहे हो? सर वो साहिल वहाँ वो नीचे। क्या साहिल? समीर, तुम क्या बोल रहे हो? साहिल ने कोई मैसेज दिया है? समीर की आधी अधूरी लेकिन हकलाती आवाज़ को सुन सामंत गोयल खुद ही उसकी अधूरी बातों को पूरा करने की कोशिश करने लगे, लेकिन समीर अग्निहोत्री, जिसके गला अभी भी पूरी बात निकलने में असमर्थ था, जिसे देख इस बार सामंत गोयल थोड़ा झुझलाते हुए बोले, तुम साइड हटो, मैं खुद देख लेता हूँ। कहते हुए सामंत गोयल खुद ही नीचे यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर उतर आए, जहाँ एक तरफ काफ़ी भीड़ को जमा देख सामंत गोयल थोड़ी कड़क आवाज़ में बोले, वहाँ क्या हो रहा है? तुम लोग से कोई एक मिशन ठीक तरीके से पूरा नहीं होता, लेकिन गप्पेबाजी में सबसे ज़्यादा अव्वल हो। सामंत गोयल की इस कड़कती आवाज़ को सुनकर भीड़ ने खुद ही उन्हें आगे बढ़ने का एक रास्ता दे दिया था। जहाँ भीड़ में होने के बाद भी सबके शांत चेहरे को देख सामंत गोयल थोड़े हैरानी से आगे बढ़े। तभी अचानक से सामने ज़मीन पर एक कॉफिन यानी कि ताबूत के अंदर अपने बेटे साहिल गोयल को लेटे हुए देख वो चौंक गए, जहां उस वक्त उनका एक हाथ उनके सीने की तरफ बढ़ गया और साथ ही कदम लड़खड़ा गए, जिसे देख वहां मौजूद एजेंट उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़े ही थे कि सामंत गोयल ने अपने दूसरे हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया और खुद ही
खुद को संभालते हुए उस ताबूत के करीब बैठ गए। इस वक्त उनके बेटे के पूरे शरीर को एक सफ़ेद चादर से ढका गया था। बस चेहरे को खुला छोड़ा गया था, जिस पर मानो सिट्ठी की उन 6 गोलियों के निशान थे जो उसने पीछे से मारा था, जिसकी वजह से पूरे चेहरे की हालत ख़राब हो चुकी थी। अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की ये हालत देखते ही सामंत गोयल का शरीर सुन्न पड़ चुका था, लेकिन आंखें बिना पलके झपकाए बस सामने बेटे को ही देख रही थी। तभी उसके पीछे ही हाँफते हुए समीर अग्निहोत्री भी आकर खड़ा हो गया, जहाँ उसने ज़मीन पर बैठे सामंत गोयल के कंधे पर अपना हाथ रख दिया था, जिसे महसूस करते ही सामंत गोयल अपनी गर्दन को ऊपर उठाते हुए बोले, एक बार फिर से हम नाकामयाब हो गए। कहते हुए वह अपनी जगह पर खड़े हुए और वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़े ही थे कि उन्हें अचानक से याद आया, एक बार पहले भी उनका बेटा एक ऐसे ही किसी सीक्रेट मिशन पर गया हुआ था, जहाँ वह काफ़ी बुरी तरह से जख्मी हो चुका था, जिसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहाँ उस वक्त उसका बेटा मौत के मुंह में जाने से बस एक कदम पीछे रह गया था। उस वक्त भी सामंत गोयल को लगा था कि वह अपने मिशन में फेल हो गए, लेकिन जब उनके बेटे को होश आया तो पता चला कि उनके बेटे यानी कि साहिल गोयल ने एक माइक्रोचिप अपने एंकल में ऑपरेट करके छिपाया हुआ था, जो होश आने पर सामंत गोयल को सौंप दिया और उनका वो सीक्रेट मिशन सक्सेसफुल रहा। वहीं आज एक बार फिर से उस मिशन और अपने बेटे की काबिलियत को समझते हुए सामंत गोयल वापस अपने बेटे के पार्थिव शरीर की तरफ मुड़े और अपने पीछे खड़े समीर अग्निहोत्री से बोले, समीर, साहिल की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे बेटे ने अपनी इस कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने दिया होगा। उस मानो सिट्ठी के खिलाफ जरूर कोई सबूत छोड़ा होगा। लेकिन सर, पास ही खड़ी एक एजेंट ने कहा, लेकिन क्या तुम लोग? हल्के गुस्से में सामंत गोयल ने इतना कहा ही था कि तभी एक दूसरे एजेंट ने साहिल के ऊपर से चादर हटा दी, जिसे देखते ही सामंत गोयल के साथ साथ पीछे खड़े समीर अग्निहोत्री की भी आंखें चौंकते हुए बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि ताबूत में लेटा हुआ साहिल गोयल का धड़ तो था, लेकिन शरीर की जगह पर सिर्फ उसके शरीर का कंकाल बचा हुआ था, जैसे किसी जानवर ने उसके शरीर के कोने कोने के मांस को नोच कर खा गया हो, जहां अब सिर्फ हड्डियां यानी कि कंकाल ही रह गया था। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, तो बनी रहिए इस कहानी के आने वाली सभी भागों के साथ। चलिए फिर मिलती हूँ इस कहानी के अगले हिस्से के साथ। कभी कभी हमें कहानी अपलोड करने में लेट हो जाती है, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां के चलते मैं अपने काम को अपना टाइम नहीं दे पाती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। चलिए फिर मिलती हूँ इस कहानी के अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।